चेतावनी, अगर आप ये कहानी रात के सन्नाटे में अकेले सुन या पढ़ रहे हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए, कहानी पूरी होने के बाद अपने कमरे की खिड़की के बाहर झांकने की गलती मत करिएगा। उस सुनसान और वीरान इलाके के लोग आज भी दबी जुबान में कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद अगर किसी इंसान ने उस गांव का नाम गलती से भी 3 बार बोल दिया तो चौथी बार जवाब देने वाली आवाज किसी इंसान की नहीं होती। और इस खौफनाक सिलसिले का सबसे बड़ा सच ये था कि उस शापित जगह पर कदम रखने वाला हर शख्स कभी लौटकर वापस नहीं आया। जो इकलौते लोग किसी तरह बचकर आ भी पाए, उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, तारांकन, वहां इंसान अकेला नहीं रहता, उसके पीछे कोई साया हमेशा चलता है। पहला कदम, अविश्वास का सफर। उत्तर भारत के एक गुमनाम और वीरान इलाके से जुड़ी इस घटना की शुरुआत मेरे यानी शिवम के जीवन से जुड़ी है। कुछ साल पहले की बात है जब मेरे दोस्त अमन ने मुझे शहर से 50 किलोमीटर दूर बसे एक प्राचीन और रहस्यमयी गांव के बारे में बताया था। उसने चेताया था कि दिन के वक्त भले ही वहां कुछ खंडहरनुमा मकान दिखते हों, लेकिन शाम होते ही परिंदे भी उस रास्ते से गुजरना छोड़ देते हैं। मैंने उसकी बात को हमेशा की तरह एक मजाक समझकर टाल दिया और हंसते हुए कहा, भाई ऐसा भी क्या है वहां। अमन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, वहां रात के वक्त किसी भी इंसान की आवाज मत सुनना। क्यों? मैंने उत्सुकता से पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो आवाजें इंसानों की नहीं होती। जिज्ञासा और रोमांच के नशे में मैंने उसी रात उस अनजाने गांव को देखने का फैसला कर लिया। शाम ढलते ही हम दोनों अपनी बाइक लेकर उस रास्ते पर निकल पड़े। नूरपुर की वीरान गलियां। जैसे जैसे हम शहर की चकाचौंध से दूर हुए, सड़कें संकरी और डरावनी होती गईं। कुछ ही दूर जाने के बाद हमारे मोबाइल फोन्स के नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गए। तभी बाइक की तेज हेडलाइट के सामने एक पुराना और जर्जर पत्थर का मील का पत्थर आया। उस पर खून जैसे घने रंगों से घिसा हुआ लिखा था, नूरपुर 2 किलोमीटर। अमन ने तुरंत बाइक रोक दी। उसके चेहरे का सारा खून उड़ चुका था। उसने डरे हुए स्वर में कहा, शिवम, यही वो रास्ता है। हम आगे बढ़े। लगभग 20 मिनट के सफर के बाद हमें कुछ टूटे फूटे मकान दिखाई दिए, लेकिन सबसे ज्यादा सिहरन पैदा करने वाली बात यह थी कि पूरा गांव भयानक रूप से खाली था। न कोई इंसान, न कोई बच्चा, न कोई मवेशी, और तो और पेड़ों पर एक भी पक्षी तक मौजूद नहीं था। गांव के ठीक बीचों बीच एक बेहद प्राचीन मस्जिद खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर सदियों पुरानी काई जम चुकी थी, और उसके सामने एक सूखा हुआ गहरा कुआं मुंह बाए खड़ा था। अमन ने बाइक रोकते हुए कहा, इसके आगे हम पैदल चलेंगे। क्यों? बिना कोई जवाब दिए वो आगे बढ़ गया। हम दोनों सरतक कदमों से गांव के भीतर दाखिल हुए। तभी हमें एक टूटे फूटे घर के बाहर बैठे एक बूढ़े शख्स पर नजर पड़ी। मैंने चैन की सांस ली कि चलो कोई तो जिंदा इंसान यहां मौजूद है। मैंने पास जाकर पूछा, बाबा, क्या इस गांव में कोई रहता है? बूढ़े ने बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें मृतप्राय और बिल्कुल स्थिर थीं। उसने मेरी तरफ देखा और कर्कश आवाज में कहा, दिन में? मतलब? मैंने उलझन में पूछा। बूढ़े ने बेजान आवाज में कहा, सूरज डूबने के बाद ये गांव हमारा नहीं रहता। मेरी हंसी और उत्सुकता दोनों एक ही पल में हवा हो गईं। अमन ने घबराकर पूछा, आप यहां इस खंडहर में अकेले क्यों रहते हैं? बूढ़े ने कुछ पल खामोश रहकर पास खड़ी उस पुरानी मस्जिद की तरफ देखा और बुदबुदाया, मैं अकेला नहीं हूं। इतना कहकर वो उठकर अंधेरे कमरे के भीतर ओझल हो गया। वो डरावनी दस्तक। सूरज तेजी से डूब रहा था और आसमान पर गहरा कालापन छाने लगा था। अमन ने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो शिवम, यहां से भागने में ही भलाई है। मैंने जिद पकड़ ली। इतनी दूर आए हैं, आज रात यहीं रुककर देखते हैं। अमन ने मेरा हाथ कसकर भींच लिया। तुम समझ नहीं रहे हो, यहां रात रुकने का मतलब। उसकी बात उसके गले में ही अटक गई। तभी अचानक ठक 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 मस्जिद के अंदर से किसी ने 3 बार दरवाजा खटखटाया। हम दोनों पत्थर की मूरत बन गए। मैंने कांपते हुए पूछा, अंदर कोई है? अमन ने ना में सिर हिलाया। नहीं। फिर से वही आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। इस बार ये आवाज हमारे ठीक पीछे से आई थी। हमने तुरंत पलटकर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जमीन की गीली मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो निशान हमारे ठीक पीछे से शुरू होकर सीधे उसी घर तक जा रहे थे जहां वो बूढ़ा गया था। अमन चीखा, अब और नहीं, भागो। हम दोनों भागते हुए उस जगह पहुंचे जहां बाइक खड़ी की थी, लेकिन बाइक वहां से गायब थी। मैं पागलों की तरह चिल्लाया, हमारी बाइक कहां गई? अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमने यहीं तो खड़ी की थी। तभी अंधेरे से एक बच्चे की मीठी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, तारांकन भैया। बाइक चाहिए क्या? हमने कांपते हुए पीछे देखा।
लगभग 10 साल का एक बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े फटे और पुराने थे, चेहरा बर्फ सा पीला था और उसकी आंखों में पुतलियां थी ही नहीं, वे पूरी तरह काली थीं। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। फिर उसने हाथ से गांव के आखिरी छोर की तरफ इशारा किया। तुम्हारी बाइक वहां मिलेगी। अमन ने मुझे जोर से पीछे खींच लिया। उससे बात मत करो, वो इंसान नहीं है। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन डर क्यों रहे हो? हम सब तो तुम्हारा स्वागत करने आए हैं। उसके मुंह से ये सुनते ही मेरी रीढ़ में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उस बच्चे के ठीक पीछे 3 और लंबी परछाइयां खड़ी थीं। वे असामान्य रूप से लंबी थीं, जिनके सिर इंसानों जैसे थे, लेकिन शरीर धुएं की तरह हवा में तैर रहे थे। मस्जिद का कमरा और वो आवाजें। हम बिना पीछे मुड़े अंधाधुंध भागने लगे। लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद जब हम रुके तो हमारे सामने फिर वही पुरानी मस्जिद खड़ी थी। अमन हांफते हुए बोला, ये गांव हमें भ्रमित करके बार बार गोल गोल घुमाकर यहीं ले आ रहा है। तभी मस्जिद के भीतर से किसी भारी और अजीब सी अजान जैसी आवाज आने लगी, जिसमें किसी मासूम बच्चे के रोने की सिसकियां भी मिली हुई थीं। मस्जिद के पीछे एक छोटा कमरा था, जिसका दरवाजा खुला था और अंदर एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। सुबह होने तक यहीं छिपते हैं, अमन ने कहा। हम अंदर गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर तक भयानक सन्नाटा छाया रहा। फिर खर खर खर, ऐसा लगा जैसे कोई नुकीले नखों से दरवाजे को बाहर से खरोंच रहा हो। मैंने अमन की तरफ देखा, वो ठंड और खौफ से कांप रहा था। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, तारांकन शिवम। बेटा, दरवाजा खोलो। मेरी सांसें अटक गईं। वो मेरी मां की आवाज थी, बिल्कुल हूबहू वैसी ही आवाज। मैं सुध बुध खोकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अमन ने मुझे बाहों से पकड़कर पीछे खींच लिया। मत खोलना पागल। बाहर से फिर वही ममता से भरी आवाज आई, तारांकन शिवम। बेटा, मैं बाहर हूं, दरवाजा खोल। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी अमन ने मेरे कान के पास मुंह लाकर कांपती आवाज में फुसफुसाया, तारांकन सोचो शिवम, तुम्हारी मां को कैसे पता चलेगा कि हम इस वीरान जगह पर हैं? उस एक सवाल ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। अगले ही पल बाहर की वो कोमल आवाज एक भयानक और भारी मर्दानी हंसी में बदल गई, और उसके बाद पूरे गांव से सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। शिवम, अमन, बाहर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमने पूरी रात उस कमरे में एक दूसरे को पकड़कर, आंखें भींचकर और अपने होंठ काटकर काटी। अंतहीन साया। सुबह की पहली किरण जब उस कमरे की दरार से अंदर आई तो बाहर का कोलाहल शांत हो चुका था। हमने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। हम भागते हुए उस जगह पहुंचे जहां हमारी बाइक खड़ी थी। गनीमत थी कि बाइक वहीं मिल गई। हमने एक पल भी गंवाए बिना उस शापित गांव की सीमा को पार कर दिया। शहर वापस लौटने के बाद हमने इस भयानक रात का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन इसके ठीक 3 दिन बाद रात को अमन का फोन आया। उसकी आवाज में जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। उसने कांपते हुए कहा, तारांकन शिवम, मेरे घर के बाहर कोई रात के इस पहर मेरा नाम पुकार रहा है। तारांकन कौन? मैंने दहशत में पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बेहद डरावनी फुसफुसाहट में बोला, तारांकन, वही बच्चा, वही काली आंखों वाला बच्चा। इसके बाद फोन की लाइन कट गई। मैंने बार बार ट्राई किया, लेकिन उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। अगली सुबह पुलिस और घरवालों को अमन अपने कमरे में नहीं मिला। उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन अमन हमेशा के लिए गायब हो चुका था। पुलिस आज तक उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। इस घटना को बीते हुए आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब कभी रात के ठीक 2:13 होते हैं तो मेरे फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल चमक उठती है। मैं कभी वो फोन नहीं उठाता, क्योंकि एक बार गलती से मैंने वो कॉल रिसीव कर ली थी। दूसरी तरफ कुछ पलों की गहरी खामोशी के बाद उस बच्चे की ठंडी और सुई चुभाने वाली आवाज मेरे कानों से टकराई थी, तारांकन शिवम भैया, आप हमें भूल गए क्या? और उसके तुरंत बाद उसी वीरान मस्जिद की गूंजती हुई भारी आवाज ने कहा था, हमारा गांव आज भी आपका इंतजार कर रहा है। यही वजह है कि अब मैं रात के वक्त अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और अगर कभी आपको भी किसी सुनसान रास्ते पर कोई आपका नाम पुकारता सुनाई दे, तो अपनी जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर पीछे मुड़ने से पहले एक बार 1000 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उस अंधेरे में कोई इंसान आपका अपना नहीं, बल्कि जिन्नों के गांव से आया कोई साया आपको वापस बुला रहा हो। यदि आपने इस कहानी का पिछला भाग पढ़ लिया है और आपको लगता है कि बात वहीं खत्म हो गई थी, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। जिन्नों का गांव कभी किसी को पूरी तरह छोड़ता नहीं, वो सिर्फ अपना दायरा बढ़ा लेता है। अगर आपके कमरे की घड़ी में रात के ठीक 2:13 बज रहे हैं, तो अपनी खिड़की से बिल्कुल दूर रहिए।
अमन के गायब होने के बाद से मेरी जिंदगी एक चलते फिरते कफन की तरह हो गई थी। शहर की भीड़ भाड़, रोशनी और गाड़ियों का शोर, कुछ भी मेरे भीतर का सन्नाटा नहीं। माँ पे छोटी ई की मात्रा 2 पा रहा था। पुलिस की फाइलें बंद हो चुकी थीं और दुनिया के लिए अमन एक लापता लड़का था। लेकिन मेरे लिए अमन उस रात की उस काली दुनिया का एक जीता जागता सबूत बन चुका था, जिसका कोई अंत नहीं था। हर रात ठीक 2:13 पर वो फोन बजता। शुरुआत में मैं उसे काट देता था, लेकिन डर और कुंठा का एक अजीब सा जहर मेरी रगों में घुलने लगा था। एक रात जब उस अनजान नंबर की स्क्रीन पर नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, मेरा हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ बढ़ा। मैंने कॉल रिसीव कर ली। कान के पास फोन लाते ही कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक भारी सिसकती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई बहुत ठंड से कांप रहा हो। तभी उस खामोशी को चीरते हुए वही जानी पहचानी सुई जैसी चुभने वाली बच्चे की आवाज गूंजी, तारांकन शिवम भैया, आप बहुत जिद्दी निकले। आप हमसे भागकर शहर आ गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप वहां सुरक्षित हैं? मेरे मुंह से सिहरन के मारे कोई शब्द नहीं निकला। मेरे हाथ कांपने लगे। बच्चे की वो हंसी गूंजी जो सीधे रीढ़ की हड्डी को जमा देती है। तारांकन, अमन भैया आपके पास नहीं आ सके क्योंकि उनका कमरा अब हमारा कमरा बन चुका है। लेकिन हम जानते हैं कि आप हमसे मिलने के लिए अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। और तभी कॉल पर किसी और की भारी गड़गड़ाती हुई मर्दानी आवाज ने कहा, तारांकन, गांव का दरवाजा एक बार जो खुल जाए वो कभी बंद नहीं होता शिवम। तुम्हारा कमरा अब हमारा गलियारा है। मुड़कर अपने कमरे के कोने में देखो, हम आ चुके हैं। मैंने झटके से फोन बिस्तर पर फेंका और पीछे मुड़कर अपने बेडरूम के कोने में देखा। वहां कोई नहीं था, सिवाय इसके कि मेरे कमरे की दीवारों का पेंट जगह जगह से उखड़ चुका था और हवा में एक सड़े हुए मांस और पुरानी मिट्टी की सौंधी भारी दुर्गंध फैल चुकी थी। मेरे कमरे का तापमान 0 तक गिर चुका था। मेरे मुंह से निकलती हर सांस धुएं की तरह भाप बन रही थी। उस रात के बाद से मेरे घर में अजीबोगरीब और खौफनाक परछाइयों का पहरा बैठ गया। रात के सन्नाटे में ऐसा लगता था जैसे कोई घर की छत पर भारी जूतों से चल रहा हो। नल से पानी टपकने की आवाजें एक सिम्फनी की तरह किसी का नाम गुनगुनाने लगती थीं। कभी कभी बाथरूम के शीशे पर कोई अदृश्य उंगली से हिंदी में मेरा नाम शिवम लिख देती थी और उसके ठीक नीचे खून की तरह लाल पानी की बूंदें टपकने लगती थीं। मैंने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया था। हर खिड़की पर काले पर्दे डाल दिए थे। लेकिन डर अब बाहर नहीं, मेरे भीतर घर कर चुका था। ठीक 1 हफ्ते बाद एक शुक्रवार की रात को मेरे घर का मुख्य दरवाजा अपने आप ठक 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 करके खड़का। मैं पत्थर की तरह अपने बिस्तर पर बैठा रहा। दरवाजे के उस पार से मेरी मृत दादी की आवाज आई, जिनका देहांत 10 साल पहले हो चुका था। तारांकन, शिवम बेटा, दरवाजा खोल दे, बाहर बहुत ठंड है। तू अकेला क्यों बैठा है अंदर? वो आवाज इतनी वास्तविक थी कि मेरे दिल पसीजने लगा। मेरा पैर खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने कांपते हाथों से चिटकनी पर हाथ रखा ही था कि अचानक लिविंग रूम में रखी मेरी पुरानी घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। तभी बाहर की वो आवाज बदली। दादी की आवाज विकृत होकर एक भयानक गुर्राती हुई राक्षसी हंसी में बदल गई। तारांकन, अब कब तक छिपोगे शिवम? तुम्हारा कमरा अब हमारा दायरा बन चुका है। धड़ाम! मुख्य दरवाजे पर किसी ने एक ऐसा जोरदार धक्का मारा कि दीवारें तक कांप उठीं। दरवाजे की लकड़ी चटकने लगी। मैंने चीखते हुए अपने कान बंद कर लिए और भगवान को याद करने लगा। तभी अचानक सन्नाटा छा गया। सब कुछ शांत हो गया। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं। मेरे कमरे की दीवार पर जो प्लास्टर उखड़ा था, वहां से अब कोई लाल तरल पदार्थ रिस रहा था और उस दीवार पर लिखा था, कल रात 2:13 पर नूरपुर का कुआं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं अपनी सुध बुध खो चुका था। डर ने मुझे ऐसा जकड़ लिया था कि मुझे समझ आ गया था कि इस परछाई से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं खुद उस गांव नहीं गया तो ये गांव मेरे घर को ही एक श्मशान में बदल देगा। अगली शाम बिना किसी को बताए मैंने अपनी कार निकाली और शहर की सीमा लांघकर उसी पुराने वीरान रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं नूरपुर की तरफ बढ़ रहा था, आसमान का रंग लहूलुहान लाल होता जा रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स का पीला प्रकाश उस घने कोहरे को चीरने में नाकाम साबित हो रहा था। जीपीएस ने काम करना बहुत पहले बंद कर दिया था। रेडियो पर सिर्फ अजीब सी कर्कश आवाजें और बच्चों के रोने की रिकॉर्डिंग जैसी फ्रिक्वेंसी आ रही थी। ठीक वही जर्जर पत्थर का मील का पत्थर फिर सामने आया। नूरपुर 0 किलोमीटर। मैंने अपनी गाड़ी रोकी। इंजन अपने आप बंद हो गया। गांव के भीतर का सन्नाटा ऐसा था जैसे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी हो। रात के ठीक 2 बज चुके थे। मैं कार से उतरा। मेरे पैर पाषाण की तरह भारी हो चुके थे। गांव के बीचों बीच स्थित
वो प्राचीन मस्जिद और उसके सामने खड़ा सूखा हुआ वो गहरा कुआं चांद की धूसर रोशनी में किसी नरक के मुंह की तरह लग रहा था। मस्जिद के दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी खाली आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। उसके ठीक बगल में वही 10 साल का काला आंखों वाला बच्चा खड़ा था, जिसके हाथ में अमन की जैकेट थी। बच्चे ने वो जैकेट मेरी तरफ फेंकी और एक अजीब सी भयानक मुस्कान के साथ कहा, हम जानते थे कि हमारे भैया अकेले आए थे, तो आप उन्हें लेने जरूर आएंगे। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने कांपते हुए पूछा, तारांकन अमन कहाँ है? बूढ़े ने अपनी भारी और कांपती हुई आवाज में कुएं की तरफ इशारा किया। वो अंदर है, बूढ़े ने कहा। और अब तुम्हारी बारी है। मेरे पैर अपने आप उस सूखे कुएं की तरफ खींचे चले जा रहे थे। कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे से धकेल रही थी। मैं कुएं की मुंडेर तक पहुंचा और नीचे झांका। नीचे अगाध अंधकार था, लेकिन उस अंधकार के भीतर से सैकड़ों लाल आंखें मेरी तरफ देख रही थीं, और उन परछाइयों के बीच अमन नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। उसका शरीर धुएं की तरह पारदर्शी हो चुका था। उसने अपना सिर उठाया और अपनी खाली अंधी आंखों से मुझे देखकर फुसफुसाया, तारांकन शिवम, तुम भी आ गए? यहां बहुत सुकून है, यहां कोई डर नहीं है। तभी मेरे पीछे से कई सारे साए आ निकले। वे लंबे, काले और धुएं के बने हुए जिन्न थे, जिनके शरीर आकार बदल रहे थे। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। बच्चे ने मेरे कंधे पर अपना ठंडा हाथ रखा और कान में कहा, तारांकन, अब ये गांव पूरा हो गया। शिवम भैया, अब आप कभी शहर नहीं लौटेंगे। आज इस घटना को महीनों बीत चुके हैं। शहर में पुलिस ने मेरी कार नूरपुर के उस वीरान रास्ते पर लावारिस हालत में बरामद की थी। गाड़ी की चाबी इग्निशन में लगी थी, दरवाजे खुले थे, लेकिन मेरा कोई नाम निशान नहीं था। मेरे घर में मेरा कमरा आज भी वैसा ही वीरान और सीलन भरा पड़ा है। लेकिन शहर के लोग बताते हैं कि आज भी जब रात के ठीक 2:13 बजते हैं, तो उस वीरान नूरपुर गांव की पुरानी मस्जिद से एक अजीब सी हंसी और बच्चों के खेलने की किलकारियां सुनाई देती हैं। और कभी कभी शहर के कुछ लोगों के फोन पर एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आती है। जब वे उसे उठाते हैं तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही वाक्य सुनाई देता है, हमारा गांव अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, क्या आप आओगे? एक आखिरी बात, अगर आपके कमरे की खिड़की पर इस वक्त कोई हल्की सी आहट हो तो भूलकर भी पर्दा मत हटाइएगा। हो सकता है वो हवा न हो। अगर आपको लगता है कि कुएं में गिरने के बाद कहानी खत्म हो जाती है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जिन्नों की दुनिया में मौत का मतलब अंत नहीं, बल्कि शुरुआत होती है। यदि आपकी घड़ी में रात के ठीक 2:13 बज रहे हैं, तो अपने घर के किसी भी कोने में अकेले मत बैठिए। अंधेरे कुएं की उस अथाह गहराई में गिरने का एहसास किसी सपने जैसा नहीं, बल्कि हकीकत से भी ज्यादा भयानक था। हवा की सरसराहट गायब हो चुकी थी। वहां केवल एक अजीब सा भारीपन था, जो फेफड़ों को फाड़कर सांसें छीन लेना चाहता था। जब मेरी आंखें खुलीं, तो मैं किसी अस्पताल या बिस्तर पर नहीं था। मेरे हाथ पैर ठंडी और गीली मिट्टी से जकड़े हुए थे। आसमान गायब था, ऊपर सिर्फ पत्थरों की वो पुरानी छत थी, जिससे लगातार पानी की जगह खून की बूंदें टपक रही थीं। तुम आ गए शिवम, अमन की आवाज गूंजी। वो मेरे ठीक सामने बैठा था। उसका शरीर अब पूरी तरह पारदर्शी हो चुका था, जैसे वो धुएं और कोहरे से बना हो। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थीं और उनकी जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। मैंने कांपते हुए अपने हाथ देखे, वे भी धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे थे। मेरी उंगलियां हवा में बिखर रही थीं। तभी उस अंधेरी सुरंग नुमा गुफा के कोनों से अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगीं। वे इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थीं। उनकी लंबाई 7-8 फीट से ज्यादा थी। उनके शरीर धुएं की तरह आकार बदल रहे थे और उनके चेहरे पर कोई नैन नक्श नहीं थे। सिर्फ एक लंबी डरावनी चीर जैसी मुस्कान थी, जो कान तक फैली हुई थी। वही 10 साल का काला आंखों वाला बच्चा उन परछाइयों के बीच से आगे आया। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी रोशनी पीली और ठंडी थी। वो मुस्कुराया और बोला, तारांकन भैया, नूरपुर का गांव सिर्फ तब तक अधूरा रहता है जब तक शहर से कोई नया मेहमान नहीं आता। अब हमारे परिवार का हर सदस्य पूरा हो गया है। मेरे मुंह से चीख निकलना चाहती थी, लेकिन मेरा गला जैसे किसी ने अंदर से दबोच लिया हो। कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तभी उस गुफा के केंद्र में एक विशाल सिंहासन जैसा पत्थर उभरा। उस पर कोई बैठा था, एक ऐसी आकृति जिसका शरीर आग के बिना सुलग रहे अंगारों की तरह चमक रहा था। उसने अपनी भारी गड़गड़ाती हुई आवाज में कहा, तारांकन, इंसान समझता है कि उसकी दुनिया ही सब कुछ है, पर वो ये नहीं जानता कि जमीन के नीचे हर उस खंडहर में जहां इंसानों ने जाना छोड़ दिया है, हमारा साम्राज्य बसता है। उसकी वो आवाज मेरे दिमाग के भीतर सीधे हथौड़े की तरह बज रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी हड्डियां पिघल रही हैं और मेरा शरीर उस गांव की मिट्टी में घुलता जा रहा है।
शहर में छूटा हुआ सन्नाटा। उधर शहर में मेरी तलाश शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने नूरपुर के उस वीरान रास्ते पर मेरी लावारिस गाड़ी बरामद कर ली थी। स्टीयरिंग पर मेरी उंगलियों के निशान थे, चाबी चालू हालत में थी और मेरे घर का कमरा वैसा ही सीलन भरा और वीरान पड़ा था। मेरी माँ और मेरे रिश्तेदार पुलिस थानों के चक्कर काटकर थक चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक रात में कोई इंसान हवा में कैसे गायब हो सकता है। लेकिन शहर के उस फ्लैट में जहां मैं रहता था, कुछ ऐसा होने लगा था जो किसी की समझ से परे था। घटना के ठीक एक हफ्ते बाद रात के ठीक 2:13 पर मेरी माँ मेरे पुराने कमरे में अकेली बैठी थीं। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी और भारी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसमें पुरानी मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की वही दुर्गंध थी जो नूरपुर के उस गांव में थी। मेज पर रखा मेरा फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर मेरा ही नाम और मेरा ही नंबर चमक रहा था। मेरी माँ ने कांपते हाथों से फोन उठाया और कान के पास लगाया। शुरुआत में सिर्फ सिसकियां सुनाई दी, फिर मेरी आवाज में एक रोती हुई और डरावनी सुपुर्दगी भरी आवाज में फोन पर कहा गया, तारांकन माँ, दरवाजा मत खोलना, मैं आ गया हूं। लेकिन मैं अकेला नहीं आया, वे सब मेरे साथ हैं। इसके तुरंत बाद मेरे कमरे की उस पुरानी दीवार पर जहां प्लास्टर उखड़ा था, अचानक ताजे खून से लिखा गया, गांव अब बड़ा हो गया है। जिन्नों के साए का विस्तार। अब नूरपुर सिर्फ उस एक गांव तक सीमित नहीं है। वो गांव, वो मस्जिद, वो सूखा कुआं अब मेरे शहर के हर उस कोने में फैल चुका है जहां अंधेरा और अकेलापन है। अगर आप कभी रात को हाईवे पर सफर कर रहे हों और आपकी गाड़ी का नेटवर्क अचानक गायब हो जाए, अगर आपकी बाइक की हेडलाइट के सामने कोई ऐसा मील का पत्थर आ जाए जिस पर किसी ऐसे गांव का नाम लिखा हो जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना, और अगर रात के ठीक सन्नाटे में आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से कोई यह पूछे, क्या आप हमारे गांव आओगे, तो याद रखिएगा, वो कोई मजाक नहीं है, क्योंकि जिन्नों का गांव अब शहर तक पहुंच चुका है। और अगली बार जब आपकी खिड़की पर कोई दस्तक दे, तो पर्दा हटाने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा, क्या वाकई आप उस आवाज को पहचानते हैं या फिर बाहर कोई ऐसा साया खड़ा है जो आपके ही नाम का इंतजार कर रहा है। यदि आपने अब तक इस कहानी के पिछले अध्यायों को केवल एक कल्पना समझा था, तो अपनी खिड़की से बाहर देखने की भूल मत करिएगा, क्योंकि जिन्नों का ये गांव अब सिर्फ नूरपुर की सरहदों तक सीमित नहीं है, वो अपनी सीमाएं पार कर चुका है और इस बार उसका दायरा सीधे आपके शहर, आपके मोहल्ले और आपके घर तक फैल चुका है। अगर आपकी घड़ी में रात के ठीक 2:13 बज रहे हैं, तो पलकें झपकाना भी खतरनाक हो सकता है। अंधेरे कुएं की उस अगाध पाताल जैसी गहराई में गिरने का एहसास ऐसा था जैसे रूह जिस्म से जुदा होकर हवा में बिखर गई हो। वहां भौतिक नियम काम नहीं करते थे, न गुरुत्वाकर्षण था, न ऑक्सीजन और न ही समय का कोई हिसाब। जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी अस्पताल के बेड पर नहीं था। मेरे हाथ, पैर और पूरा शरीर उस कुएं की ठंडी, चिपचिपी और सड़े हुए मांस जैसी महक वाली गीली मिट्टी में आधा धंसा हुआ था। आसमान पूरी तरह गायब था, ऊपर सिर्फ सदियों पुराने काले पत्थरों की वो भयानक छत थी जिससे पानी की जगह लगातार लाल और गाढ़ा तरल पदार्थ टपक रहा था। तुम आखिरकार आ ही गए शिवम। गुफा के उस सन्नाटे को चीरती हुई अमन की आवाज गूंजी। वो मेरे ठीक सामने बैठा था। उसका जिस्म अब इंसान जैसा ठोस नहीं बचा था, बल्कि वो किसी कोहरे और धुएं के मिश्रण की तरह पारदर्शी हो चुका था। उसकी आंखों के कूप खाली थे, जहां पुतलियों की जगह सिर्फ 2 गहरे, अनंत अंधकार से भरे गड्ढे थे। मैंने घबराकर अपने हाथों को देखना चाहा। जैसे ही मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए, मेरी उंगलियां हवा में राख की तरह बिखरने और दोबारा जुड़ने लगीं। मेरा शरीर भी उस धुएं जैसी माया का हिस्सा बन रहा था। तभी उस अंधेरी सुरंग नुमा गुफा के हर कोने से अजीबोगरीब और भयावह आकृतियां उभरने लगीं। वे कोई आम इंसान या जानवर नहीं थे। उनकी लंबाई 8-10 फीट से ज्यादा थी। उनके शरीर लगातार आकार बदल रहे थे, कभी धुएं की लपटें तो कभी पौराणिक डरावने साए। उनके चेहरों पर आंखों या नाक का कोई नाम निशान नहीं था, बस एक लंबी कान तक फैली हुई चीर जैसी मुस्कान थी जो अंधेरे में चमक रही थी। वही 10 साल का काला आंखों वाला बच्चा उन परछाइयों के बीच से आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक पुरानी जर्जर लालटेन थी जिसकी रोशनी पीली, ठंडी और मुर्दा थी। वो मुस्कुराया और अपनी सुई जैसी चुभने वाली आवाज में बोला, तारांकन भैया, नूरपुर का गांव सिर्फ तब तक अधूरा रहता है जब तक शहर से कोई नया मेहमान यहाँ का बाशिंदा नहीं बनता। अब हमारे परिवार का हर सदस्य पूरा हो गया है। मेरे मुंह से चीख निकलना चाहती थी, लेकिन मेरा गला किसी अदृश्य और मजबूत पंजे ने अंदर से भींच रखा था। कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तभी उस गुफा के ठीक केंद्र में एक विशाल सिंहासन जैसा काला पत्थर उभरा। उस पर कोई बैठा था, एक ऐसी विकराल आकृति जिसका शरीर बिना आग के सुलग रहे अंगारों की तरह चमक रहा था। उसने अपनी भारी गड़गड़ाती और गूंजती हुई आवाज में कहा,
तारांकन इंसान हमेशा अपनी इस छोटी सी दुनिया को ही सब कुछ समझता है, पर वो ये नहीं जानता कि जमीन के नीचे हर उस वीरान खंडहर में जहां इंसानों ने जाना छोड़ दिया है, हमारा असली साम्राज्य बसता है। तुमने हमारे नाम को 3 बार पुकारा था, शिवम, और अब तुम इस नाम से कभी आजाद नहीं हो सकते। उसकी वो आवाज मेरे दिमाग के भीतर सीधे किसी लोहे की हथौड़ी की तरह बज रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी हड्डियां पिघल रही हैं और मेरा वजूद हमेशा के लिए उस गांव की शापित मिट्टी में घुलता जा रहा है। उधर शहर में मेरी तलाश एक खौफनाक पहेली बन चुकी थी। पुलिस ने नूरपुर के उस वीरान रास्ते पर मेरी लावारिस कार बरामद कर ली थी। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी उंगलियों के निशान थे, इग्निशन चालू हालत में था और गाड़ी के चारों दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन मेरा दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था। मेरी माँ, मेरे परिवार वाले और पुलिस विभाग के अधिकारी उस वीरान इलाके के चप्पे चप्पे को छान चुके थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक खाली गाड़ी और हवा में तैरती हुई एक अजीब सी भारी उदासी के अलावा कुछ नहीं मिला। शहर के अखबारों में सुर्खियां छप चुकी थीं, एक और युवक नूरपुर के रहस्यमयी इलाके से गायब। लेकिन असली खौफ तो शहर के उस फ्लैट में शुरू हुआ जहां मैं और अमन रहा करते थे। घटना के ठीक 1 हफ्ते बाद रात के ठीक 2:13 बज रहे थे। मेरी माँ मेरे पुराने कमरे में अकेली बैठी थी, मेरे जाने के गम में लगातार रोते हुए। अचानक कमरे की बंद खिड़की अपने आप एक जोरदार धमाके के साथ खुल गई। बाहर से ठंडी, भारी और सड़े हुए पत्तों की वही दुर्गंध अंदर आई जो नूरपुर की उस मस्जिद के पास हुआ करती थी। मेज पर रखा मेरा पुराना फोन अचानक जगमगा उठा। स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर से नहीं, बल्कि मेरे खुद के नंबर और मेरे ही नाम से कॉल आ रही थी। मेरी माँ का दिल बैठ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और उसे अपने कान के पास लगाया। शुरुआत में सिर्फ सिसकियां और भारी सांसें सुनाई दी। फिर मेरी आवाज में एक रोती हुई, डरावनी और रोबोटिक सुपुर्दगी भरी आवाज में फोन पर कहा गया, तारांकन माँ, दरवाजा मत खोलना, मैं आ गया हूं। लेकिन मैं अकेला नहीं आया, वे सब मेरे साथ हैं, वे हमारे घर के अंदर आ चुके हैं। इसके तुरंत बाद मेरे कमरे की उस पुरानी दीवार पर, जहां पहले से प्लास्टर उखड़ा हुआ था, अचानक ताजे और गाढ़े खून से एक वाक्य लिखा गया, गांव अब सिर्फ नूरपुर में नहीं, तुम्हारे घर में भी बस चुका है। वो फोन इसके बाद हमेशा के लिए डेड हो गया। मेरी माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो उन्होंने घर में रहने से ही मना कर दिया, लेकिन वे जहां भी गईं, उनके पीछे पीछे वो सीलन, वो दुर्गंध और रात के वक्त खिड़की पर खुरचने की आवाजें हमेशा के लिए उनका पीछा करने लगीं। अब नूरपुर सिर्फ उत्तर भारत के उस गुमनाम गांव तक सीमित नहीं है। वो गांव, वो मस्जिद, वो सूखा कुआं और वे लंबी परछाइयां अब देश के हर उस कोने में फैल चुकी हैं जहां इंसान अकेलापन महसूस करता है, जहां अंधेरा गहरा होता है और जहां डर अपनी जड़ें जमाता है। ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है, यह एक ऐसा संक्रमण है जो जिज्ञासा से शुरू होता है और खामोशी पर खत्म होता है। अगर आप कभी रात के वक्त किसी सुनसान हाईवे पर अकेले सफर कर रहे हों और आपकी गाड़ी का मोबाइल नेटवर्क अचानक पूरी तरह शून्य हो जाए, अगर आपकी बाइक या कार की हेडलाइट के सामने अचानक कोई ऐसा पुराना मील का पत्थर आ जाए जिस पर किसी ऐसे अनसुने गांव का नाम लिखा हो, और अगर रात के ठीक सन्नाटे में आपकी स्क्रीन पर किसी अनजान या आपके खुद के नंबर से मिस्ड कॉल आए और उठाने पर कोई बच्चे की धीमी आवाज में पूछे, क्या आप हमारे गांव आओगे, तो याद रखिएगा वो कोई प्रैंक या मजाक नहीं है, क्योंकि जिन्नों का गांव अब आपके बहुत करीब आ चुका है। और अगली बार जब आपके कमरे की खिड़की पर कोई हल्की सी दस्तक दे या कोई आपका नाम लेकर पुकारे, तो भूल कर भी पर्दा हटाने या पीछे मुड़कर देखने की गलती मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है उस अंधेरे में कोई इंसान आपको बचाने नहीं, बल्कि जिन्नों के गांव के उस अनंत अंधकार में आपको हमेशा के लिए वापस बुलाने आया हो। यदि आप ये मानते हैं कि कहानी उस कुएं या कमरे पर समाप्त हो चुकी है, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। जिन्नों की दुनिया में सीमाएं केवल इंसानों के लिए होती हैं, उनके लिए नहीं। यदि आपके कमरे की खिड़की के बाहर इस समय कोई सुई जैसी चुभने वाली हवा चल रही है, या घड़ी की सुइयां रात के ठीक 2:13 पर टिकी हुई हैं, तो अपनी जगह से हिलने की भूल भी मत करिएगा। यह वो दास्तान है जो नूरपुर के उन खंडहरों से शुरू होकर आपके बेडरूम के उस कोने तक पहुंच चुकी है जिसे आप सबसे सुरक्षित मानते हैं। अंधेरे कुएं की उस अथाह और पाताल जैसी गहराई में गिरने का एहसास ऐसा था जैसे किसी जीवित शरीर से उसकी रूह को खींचकर हवा में चीर दिया गया हो। वहां न तो भौतिक नियम थे, न ऑक्सीजन और न ही समय का कोई पहिया। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं किसी अस्पताल के बेड पर नहीं था। मेरे हाथ, पैर और धड़ उस कुएं की ठंडी, चिपचिपी और सड़े हुए मांस जैसी महक वाली गीली मिट्टी में पूरी तरह धंसे हुए थे। ऊपर आसमान का कोई नाम निशान नहीं था, सिर्फ सदियों पुराने काले दरके हुए पत्थरों की वो भयानक छत थी जिससे पानी की जगह लगातार लाल, गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ टपक रहा था। तुम आखिरकार आ ही गए शिवम,
गुफा के उस भारी और पाताल जितने गहरे सन्नाटे को चीरती हुई अमन की आवाज गूंजी। वो मेरे ठीक सामने बैठा था। उसका जिस्म अब इंसान जैसा ठोस नहीं बचा था, बल्कि वह किसी कोहरे, धुएं और राख के मिश्रण की तरह पारदर्शी हो चुका था। उसकी आंखों के कूप पूरी तरह खाली थे, जहां पुतलियों की जगह सिर्फ दो गहरे, अनंत अंधकार से भरे गड्ढे थे जिसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। मैंने घबराकर अपने हाथों को उठाना चाहा। जैसे ही मैंने अपने हाथ ऊपर किए, मेरी उंगलियां हवा में बिखरने लगीं, राख की तरह, और फिर वैसी ही धुंधली आकृतियों में बदलने लगीं। मेरा खुद का वजूद उस शापित दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा था। तभी उस अंधेरी सुरंगनुमा गुफा के हर कोने से अजीबोगरीब और भयावह आकृतियां उभरने लगीं। वे कोई आम इंसान या जानवर नहीं थे। उनकी लंबाई 8-10 फीट से ज्यादा थी। उनके शरीर लगातार आकार बदल रहे थे, कभी धधकते धुएं की लपटें, तो कभी पौराणिक डरावने साए। उनके चेहरों पर आंखों या नाक का कोई नाम निशान नहीं था, बस एक लंबी कान तक फैली हुई चीर जैसी मुस्कान थी, जो उस कालकोठरी के अकेले उजाले में किसी खंजर की तरह चमक रही थी। वही 10 साल का काला आंखों वाला बच्चा उन परछाइयों के बीच से आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक पुरानी जर्जर लालटेन थी, जिसकी लौ नीली, ठंडी और मुर्दा थी। वो मुस्कुराया और अपनी सुई जैसी चुभने वाली आवाज में बोला, तारांकन भैया, नूरपुर का गांव सिर्फ तब तक अधूरा रहता है जब तक शहर से कोई नया मेहमान यहाँ का मुकम्मल बाशिंदा नहीं बनता। अब हमारे परिवार का हर सदस्य पूरा हो गया है। मेरे मुंह से चीख निकलना चाहती थी, लेकिन मेरा गला किसी अदृश्य और लोहे जैसे मजबूत पंजे ने अंदर से भींच रखा था। कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तभी उस गुफा के ठीक केंद्र में एक विशाल सिंहासन जैसा काला पत्थर उभरा। उस पर कोई बैठा था, एक ऐसी विकराल आकृति जिसका शरीर बिना आग के सुलग रहे अंगारों की तरह चमक रहा था। उसने अपनी भारी, गड़गड़ाती और गूंजती हुई आवाज में कहा, तारांकन, इंसान हमेशा अपनी इस छोटी सी दुनिया को ही सब कुछ समझता है, पर वो ये नहीं जानता कि जमीन के नीचे हर उस वीरान खंडहर में जहां इंसानों ने जाना छोड़ दिया है, हमारा असली साम्राज्य बसता है। तुमने हमारे नाम को 3 बार पुकारा था, शिवम, और अब तुम इस नाम से कभी आजाद नहीं हो सकते। उसकी वो आवाज मेरे दिमाग के भीतर सीधे किसी लोहे की हथौड़ी की तरह बज रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी हड्डियां पिघल रही हैं और मेरा वजूद हमेशा के लिए उस गांव की शापित मिट्टी में घुलता जा रहा है। शहर के फ्लैट में गूंजती परछाइयां। उधर शहर में मेरी तलाश एक खौफनाक पहेली बन चुकी थी। पुलिस ने नूरपुर के उस वीरान रास्ते पर मेरी लावारिस कार बरामद कर ली थी। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी उंगलियों के निशान थे, इग्निशन चालू हालत में था और गाड़ी के चारों दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन मेरा दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था। मेरी माँ, मेरे परिवार वाले और पुलिस विभाग के अधिकारी उस वीरान इलाके के चप्पे चप्पे को छान चुके थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक खाली गाड़ी और हवा में तैरती हुई एक अजीब सी भारी उदासी के अलावा कुछ नहीं मिला। शहर के अखबारों और चैनलों पर सुर्खियां छप चुकी थीं, एक और युवक नूरपुर के रहस्यमयी इलाके से गायब। लेकिन असली खौफ तो शहर के उस फ्लैट में शुरू हुआ, जहां मैं और अमन कभी हंसा करते थे। घटना के ठीक 1 हफ्ते बाद रात के ठीक 2:13 बज रहे थे। मेरी माँ मेरे पुराने कमरे में अकेली बैठी थी, मेरे जाने के गम में लगातार फफक फफक कर रोते हुए। अचानक कमरे की बंद खिड़की अपने आप एक जोरदार धमाके के साथ खुल गई। बाहर से ठंडी, भारी और सड़े हुए पत्तों की वही दुर्गंध अंदर आई जो नूरपुर की उस मस्जिद के पास हुआ करती थी। मेज पर रखा मेरा पुराना फोन अचानक जगमगा उठा। स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर से नहीं, बल्कि मेरे खुद के नंबर और मेरे ही नाम से कॉल आ रही थी। मेरी माँ का दिल बैठ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और उसे अपने कान के पास लगाया। शुरुआत में सिर्फ सिसकियां और भारी सांसें सुनाई दी। फिर मेरी आवाज में एक रोती हुई, डरावनी और रोबोटिक सुपुर्दगी भरी आवाज में फोन पर कहा गया, तारांकन माँ, दरवाजा मत खोलना, मैं आ गया हूं। लेकिन मैं अकेला नहीं आया। वे सब मेरे साथ हैं। वे हमारे घर के अंदर आ चुके हैं। इसके तुरंत बाद मेरे कमरे की उस पुरानी दीवार पर, जहां पहले से प्लास्टर उखड़ा हुआ था, अचानक ताजे और गाढ़े खून से एक वाक्य लिखा गया, गांव अब सिर्फ नूरपुर में नहीं, तुम्हारे घर में भी बस चुका है। वो फोन इसके बाद हमेशा के लिए डेड हो गया। मेरी माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो उन्होंने उस फ्लैट में एक पल भी रुकने से मना कर दिया। वे शहर छोड़कर किसी दूर रिश्तेदार के यहाँ चली गईं। लेकिन वे जहां भी गईं, उनके पीछे पीछे वो सीलन, वो दुर्गंध और रात के वक्त खिड़की पर उंगलियों से खुरचने की आवाजें हमेशा के लिए उनका पीछा करने लगीं। अदृश्य साम्राज्य का विस्तार। महीनों बीत चुके हैं। पुलिस ने फाइल बंद कर दी है। दुनिया के लिए शिवम और अमन सिर्फ 2 लापता नाम हैं। लेकिन सच ये है कि जिन्नों का गांव अब किसी एक भौगोलिक सीमा में कैद नहीं है। वो नूरपुर से निकलकर उन तमाम रास्तों, उन तमाम कमरों और उन तमाम सूने दिमागों में फैल चुका है जहां डर अपनी जड़ें जमाता है।
अब वो साया सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन सबका है जो इस कहानी को यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अगर आप इस समय अपने कमरे में अकेले हैं, अगर आपके घर के किसी कोने से पानी के टपकने की आवाज किसी जानी पहचानी फुसफुसाहट जैसी सुनाई दे रही है, और अगर रात के इस गहरे सन्नाटे में आपकी टेबल पर रखे फोन की स्क्रीन अचानक जल उठे और उस पर कोई अनजान नंबर चमके, तो भूल कर भी उस स्क्रीन की तरफ मत देखिएगा। फोन उठाने की तो सोचना भी मत, क्योंकि हो सकता है कि इस बार वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी हो, जो उस अनंत अंधकार से आपको ये याद दिलाने के लिए कॉल कर रहा हो कि हमारा गांव अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप आओगे? यदि आपको लगता है कि कहानी फोन कॉल पर या उस चेतावनी के साथ समाप्त हो चुकी है, तो आप एक भयानक भूल कर रहे हैं। जिन्नों की दुनिया में न तो कोई अंत होता है और न ही कोई वापसी। यदि आपके कमरे की घड़ी इस वक्त रात के ठीक 2:13 पर टिकी हुई है और बाहर से किसी बच्चे के हंसने की दबी हुई आवाज आ रही है, तो अपनी पलकें भी मत झपकाइएगा। ये कहानी उस फोन कॉल के बाद से शुरू होती है जहां से दुनिया की हर किताब, हर डायरी और हर गवाह का वजूद मिट चुका है। जब मैंने उस फोन कॉल के बाद खुद को उस अनंत अंधेरे से दोबारा जोड़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि नूरपुर का वो कुआं जमीन के नीचे की कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि वो इस दुनिया और उस परछाइयों की दुनिया के बीच का एक जीवंत पोर्टल था। मेरा घर, मेरा कमरा और मेरा शहर अब उस साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। मेरी माँ जिस वीरान मकान में शरण लेने गई थी, वहां भी जिन्नों ने अपना शिकंजा कस लिया था। एक रात मेरी माँ अपने बिस्तर पर सो रही थीं। अचानक उनके कमरे का तापमान 0 से नीचे गिर गया। उनकी रजाई पर बर्फ की परत जमने लगी। कमरे की दीवारें जो कभी सफेद हुआ करती थीं, अब पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं, मानो किसी ने उन पर सदियों की कालिक पोत दी हो। मेज पर रखा वो पुराना स्मार्टफोन जो महीनों पहले बंद हो चुका था, अपने आप चालू हो गया। उसकी स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक चमकती हुई लाल लकीर थी जो दिल की धड़कन की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। मेरी माँ ने कांपते हुए हाथों से उस फोन को उठाया। स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरी आंखें पूरी तरह खाली थीं और मेरे गले से काले धुएं के छल्ले निकल रहे थे। फोन के स्पीकर से मेरी ही गूंजती हुई और विकृत आवाज निकली, तारांकन माँ, आप मुझसे भागकर कहाँ जाओगी? नूरपुर अब दीवारों के उस पार नहीं है, वो इस घर की नींव में बस चुका है। खिड़की खोलो, हम बाहर खड़े हैं। मेरी माँ ने चीखना चाहा, लेकिन उनके गले से कोई आवाज बाहर नहीं आई। उनके पैर जैसे फर्श से फेविकोल की तरह चिपक चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे सिर घुमाया और बेडरूम की उस बड़ी खिड़की की तरफ देखा। बाहर चांदनी रात में कोई नहीं था, सिर्फ घने कोहरे के बीच 3 बेहद लंबी और धुएं जैसी परछाइयां खड़ी थीं, जिनके सिर आसमान को छू रहे थे। और उनके ठीक बीच में वो 10 साल का काला आंखों वाला बच्चा खड़ा था, जो खिड़की के शीशे पर अपने लंबे और नीले नखों से खुरच रहा था। खरर खरर खरर। उस रात के बाद से उस शहर में एक अजीब सा कर्फ्यू लग गया। लोग घरों से बाहर निकलना भूल गए। हर रात ठीक 2:13 पर शहर की स्ट्रीट लाइटें एक एक करके बुझ जाती थीं। सड़कों पर सिर्फ सड़े हुए मांस, पुरानी सीलन और गीली मिट्टी की दुर्गंध तैरती रहती थी। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह लाचार हो चुका था। जितने भी थानों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, उनके वायरलेस सेटों पर सिर्फ बच्चों के रोने की और भारी अजान जैसी डरावनी आवाजें आने लगीं। कई पुलिस वाले रातों रात गायब हो गए। उनकी गाड़ियां शहर के अलग अलग कोनों में लावारिस खड़ी मिलती थीं, जिनके शीशों पर अंदर से खून से लिखा होता था, गांव बड़ा हो रहा है। मैं अब इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं था। मैं उस कुएं की गहराई में बैठी उन ताकतों का एक दूत बन चुका था। मेरा शरीर भले ही कभी कभी शहर की गलियों में एक साए की तरह दिखाई दे जाता था, लेकिन मेरी रूह पूरी तरह उस जिन्नों के साम्राज्य में बंध चुकी थी। एक शाम अमन का छोटा भाई, जो अपने भाई की गुमशुदगी से टूट चुका था, अकेला हमारे पुराने फ्लैट में पहुंचा। वो ये जानने आया था कि आखिर उस रात वहां हुआ क्या था। उसने मेरे पुराने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा वैसा ही था, धूल से भरा, दीवारों से उखड़े प्लास्टर और सीलन की बदबू से अटा हुआ। अमन के भाई ने जैसे ही मेज पर रखी मेरी पुरानी डायरी उठाई, कमरे के सारे दरवाजे अपने आप भड़बड़ाते हुए बंद हो गए। बाहर से तेज हवा का एक झोंका आया, जिससे कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। अंधेरे कोने से एक भारी और गड़गड़ाती हुई आवाज गूंजी, तुम अपने भाई को ढूंढने आए हो ना? अमन का भाई डर से कांपते हुए चीखा, तारांकन, कौन है वहां? मेरा भाई कहाँ है? तभी उस टूटी हुई खिड़की के कांच के टुकड़ों के बीच से अमन की परछाई उभरी। अमन का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके शरीर से पानी टपक रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से कमरे के फर्श की तरफ इशारा किया। फर्श की लकड़ी अपने आप चटक गई और वहां से एक गहरा काला कुआं उभर आया, वही नूरपुर का सूखा कुआं, जिसके भीतर से सैकड़ों लाल आंखें घूर रही थीं। अमन ने रोते हुए और एक खोखली हंसी के साथ कहा, तारांकन, भाई को मत ढूंढो।
यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई अकेला नहीं रहता। आज इस घटना को कितने साल बीत चुके हैं, इसका हिसाब इस दुनिया के कैलेंडर में नहीं रखा जा सकता। समय अब नूरपुर के उस कुएं की घड़ी के हिसाब से चलता है। शहर अब खाली हो चुका है, इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। उन बड़ी बड़ी आधुनिक गगनचुंबी इमारतों की खिड़कियों पर अब परिंदे नहीं बैठते, बल्कि वहां रात के वक्त वही लंबी परछाइयां टहलती दिखाई देती हैं। सड़कों पर अब गाड़ियों का शोर नहीं, बल्कि बच्चों के हंसने की और लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाजें गूंजती हैं। और मैं आज भी उस कुएं की मुंडेर पर बैठकर इस दुनिया के बचे कुचे कोनों को देखता रहता हूं। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक इस दुनिया में कोई भी इंसान रात के सन्नाटे में अकेला बैठा रहेगा, जब तक कोई किसी वीरान रास्ते पर भटकते हुए अपना नाम सुनेगा, और जब तक कोई अनजान नंबर की उस स्क्रीन को देखकर ये सोचेगा कि ये सिर्फ एक मजाक है, तभी तक हमारा ये सफर जारी रहेगा। अब आप इस कहानी को पूरा पढ़ चुके हैं। आपके कमरे की बत्ती शायद जल रही होगी, या आपने फोन को अपने हाथ में कसकर पकड़ा होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने कमरे की खिड़की के बाहर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त इस कहानी के आखिरी शब्द पढ़ते ही आपके ठीक पीछे कोई खड़ा हो, जो बहुत धीमी और ठंडी आवाज में आपसे ये पूछ रहा हो, क्या आप हमारे गांव आओगे? अगर आपको लगता है कि आप इस कहानी को एक दर्शक या पाठक की तरह सुरक्षित दूरी से पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जिन्नों की दुनिया में कोई भी बाहर नहीं होता। इस वक्त जब आप ये पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन की नीली रोशनी के ठीक पीछे एक और परछाई पलकें झपकाए बिना आपको देख रही है। इस बार कहानी कुएं या फोन कॉल पर खत्म नहीं होती। इस बार हम उस सच की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे आज तक किसी डायरी या पुलिस फाइल में दर्ज नहीं किया गया। जब अमन के भाई ने उस पुरानी चमड़े की डायरी को छुआ और कमरे के फर्श पर कैप्टन आर्थर का वो खौफनाक सच उजागर हुआ, तो उस फ्लैट का पूरा भौतिक ढांचा टूटने लगा। कमरा अब किसी फ्लैट का हिस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि वो किसी भूतल के नीचे दबे हुए उस प्राचीन तहखाने में बदल चुका था, जिसकी हवा में सदियों पुरानी सड़ी हुई मिट्टी और लोहे के जंग की दुर्गंध भरी थी। अमन का भाई चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज की जगह सिर्फ धूल और राख बाहर आई। तभी उस डायरी के पन्ने अपने आप हवा में उड़ने लगे। हर पन्ने पर खून से लिखी गई वे इबारतें चमक उठीं, जो ये बताती थीं कि नूरपुर कोई साधारण गांव क्यों नहीं था। डायरी में लिखा था, तारांकन नूरपुर कभी बसाया नहीं गया था। ये वो जगह है जहां दो दुनियाओं की सरहद सबसे पतली होती है। यहाँ रहने वाले जिन्न कोई अदृश्य ताकत नहीं, बल्कि इस कायनात के वे मूल निवासी हैं जो इंसानों के आने से पहले यहाँ राज करते थे। इंसान जब जमीन खोदता है, मकान बनाता है और शहरों की नींव रखता है, तो वो अनजाने में इन सरहदों को तोड़ देता है। और शिवम, यानी मैं, डायरी के आखिरी पन्ने पर मेरा नाम खून से लिखा हुआ था, शिवम, वाहक क्रमांक 402। तभी मुझे समझ आया कि मैं कभी नूरपुर में फंसा हुआ कोई साधारण इंसान नहीं था। मेरे भीतर जो जिज्ञासा थी, जो शहर से 50 किलोमीटर दूर उस वीरान रास्ते पर जाने की जिद थी, वो मेरी अपनी मर्जी नहीं थी। वो उस अदृश्य साम्राज्य का एक बुना हुआ जाल था, जिसने मुझे चुना था ताकि मैं उनके लिए इंसानी दुनिया का एक नया दरवाजा खोल सकूं। अमन का भाई जब फर्श पर बेसुध होकर गिरा, तो उसके शरीर से उसकी आत्मा धीरे धीरे अलग होने लगी। मैंने, यानी उस साये ने जो अब शिवम का रूप ले चुका था, आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। उसके कान में फुसफुसाया, तारांकन, डरो मत, यहां सब सुरक्षित हैं। अमन भी यही है, और अब तुम भी। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। जब वो शहर पूरी तरह उस गांव की गिरफ्त में आ चुका था, तो उन ताकतों ने अपनी रणनीति बदली। उन्हें सिर्फ एक दो इंसानों की रूह नहीं चाहिए थी, उन्हें इस आधुनिक डिजिटल और तकनीक से जुड़ी हुई दुनिया के हर कोने पर कब्जा करना था। उस रात के बाद शहर के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी सेंटर और डेटा नेटवर्क्स में एक अजीब सी खराबी आई। देश के सभी बड़े इंटरनेट सर्वर्स पर एक अज्ञात फाइल अपने आप अपलोड होने लगी। उस फाइल का नाम था nurpur_code.sys का लिंक। वो कोई वायरस नहीं था, वो जिन्नों के उस साम्राज्य का डिजिटल अवतार था। देश भर के लाखों लोगों के स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और स्मार्ट होम डिवाइसेस अचानक अपने आप ऑन हो गए। जिन लोगों के कमरों में रात के वक्त सन्नाटा था, उनके टीवी की स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं आया, सिर्फ नूरपुर की उस पुरानी मस्जिद और उस सूखे कुएं का लाइव फीड दिखने लगा। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। सड़कों पर भगदड़ मच गई, लेकिन सड़कों पर भी कोई राहत नहीं थी। स्ट्रीट लाइटें हरी या पीली रोशनी देने के बजाय एक ठंडी, नीली और मुर्दा रोशनी बिखेर रही थीं, और उन लाइटों के खंभों के नीचे वही लंबी, धुएं जैसी परछाइयां और काले आंखों वाले बच्चे खड़े थे। पुलिस और सेना ने कम्युनिकेशंस ठप करने की कोशिश की, लेकिन उनके वायरलेस सेट्स पर अब इंसानों की आवाजें आनी बंद हो चुकी थीं। उनकी जगह सिर्फ एक ही कोरस गूंज रहा था, सैकड़ों बच्चों की दबी हुई हंसी और एक भारी गड़गड़ाती हुई मर्दानी आवाज। तुमने तारों से दुनिया को जोड़ दिया,
पर ये भूल गए कि हर तार के पीछे एक अंधेरा भी होता है। मैं उस डिजिटल स्क्रीन के उस पार से इस पूरी दुनिया को देख रहा था। मेरे हाथ में कैप्टन आर्थर की वो डायरी थी और मेरे ठीक बगल में अमन खड़ा था, जिसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद और खाली हो चुकी थीं। अब ये कहानी सिर्फ एक गांव या एक शहर की नहीं रह गई है, यह इस पूरी इंसानी सभ्यता की दास्तान बन चुकी है। आप जो ये कहानी पढ़ रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फोन इस वक्त इतनी ठंडी रोशनी क्यों दे रहा है? क्या आपने गौर किया है कि आपके कमरे का तापमान अचानक थोड़ा कम क्यों हो गया है? और क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि आपके ठीक पीछे कोई खड़ा है जो आपके ही पढ़ने की रफ्तार के साथ सांस ले रहा है? अगर हाँ, तो अपनी स्क्रीन को बंद करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अब स्विच ऑफ करने का कोई विकल्प नहीं बचा है। नूरपुर का वो कुआं अब आपके ठीक नीचे आपके घर की फर्श के उस पार धड़क रहा है। और अगली बार जब आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आए या कोई अनजान नंबर चमके, तो समझ लीजिएगा कि आमंत्रण स्वीकार करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जिन्नों का गांव अब आपकी दुनिया के भीतर बस चुका है। यदि आपको अब तक ये एक काल्पनिक या सतही कहानी लग रही थी, तो इस अंतिम पड़ाव पर आकर अपनी सोच बदल लीजिए। ये कोई गढ़ी हुई भूतिया दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवंत और खौफनाक दस्तावेज है जिसके तार सीधे आपके वर्तमान से जुड़े हैं। यदि इस वक्त आपके कमरे की हवा में अचानक कोई भारीपन घुल गया है या आपके मोबाइल की स्क्रीन बिना किसी नोटिफिकेशन के अपने आप डिम हो गई है, तो समझ लीजिए कि चौखट पार करने का समय आ चुका है। इस बार कहानी किसी कुएं, किसी फ्लैट या किसी पुरानी डायरी पर समाप्त नहीं होती। इस बार हम उस खौफ के मूल स्रोत में उतर रहे हैं, जहां से तकनीक, साये और इंसानी फितरत का खौफनाक मिलन होता है। जब नूरपुर का वो डिजिटल संस्करण यानी nurpur_core.sys का लिंक दुनिया के मुख्य सर्वरों में इंजेक्ट हुआ, तो ये कोई आम साइबर अटैक नहीं था। आधुनिक विज्ञान ये मानकर बैठा था कि डिजिटल दुनिया पूरी तरह शुद्ध, तार्किक और भौतिक नियमों के अधीन है। लेकिन वे ये भूल गए थे कि तकनीक इंसानी दिमाग की उपज है और इंसान के भीतर का सबसे पुराना और गहरा डर हमेशा से अज्ञात ताकतों के प्रति रहा है। फाइल्स के उस नेटवर्क ने दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स, विशेषकर उत्तर भारत के तकनीकी हब्स और टेलीकॉम नेटवर्क्स को अपने आगोश में ले लिया था। शहर के बड़े बड़े ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो जमीन के मीलों नीचे बिछाए गए थे, वे असल में इंसानी बस्तियों को उस प्राचीन सूखे कुएं से जोड़ने वाले अदृश्य नाड़े बन चुके थे। रात के ठीक 2:13 पर देश के सभी प्रमुख महानगरों में एक साथ एक अजीब सी घटना घटी। जितने भी लोग अपने स्मार्टफोन्स पर देर रात तक चैटिंग या स्क्रॉलिंग कर रहे थे, उनकी स्क्रीन अचानक ठंडी नीली रोशनी में तब्दील हो गई। किसी भी ऐप या ब्राउजर का कंट्रोल यूजर के हाथ में नहीं रहा। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही टेक्स्ट टाइप होने लगा, खुद ब खुद, बिना किसी कीबोर्ड टच के। तुमने अपनी दुनिया को रोशनी और तारों से भर लिया, पर क्या तुमने कभी उन तारों के बीच के सन्नाटे को टटोला है? लोग घबराकर अपने फोन बंद करने लगे। कुछ ने बैटरी निकाल दी, तो कुछ ने फोन को फोर्स रिस्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन तकनीक उस वक्त जिन्नों के नियंत्रण में थी। फोन के स्पीकर से तेज हवा के थपेड़ों और बच्चों के रोने की मिलीजुली एक ऐसी कर्कश चीख निकली कि कई लोगों के कान के पर्दे फट गए। जो लोग इस डिजिटल जाल से बचने के लिए अपने घरों से बाहर भागे, वे और भी बड़ी मुसीबत में फंस गए। बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। सड़कों पर अब आधुनिक गाड़ियां नहीं दौड़ रही थीं। शहर की मुख्य सड़कों पर एक अजीब सा और सड़े हुए पत्तों की महक वाला कोहरा छा चुका था। स्ट्रीट लाइटें बुझ चुकी थीं और उनकी जगह खंभों पर चिपके हुए फोन की स्क्रीनें एक टिमटिमाती हुई मुर्दा रोशनी फेंक रही थीं। मैं, यानी वो साया जो कभी शिवम हुआ करता था, अब उस कोहरे के बीचों बीच खड़ा था। मेरा जिस्म पारदर्शी हो चुका था और मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, बल्कि गीली और ठंडी मिट्टी थी जो शहर की पक्की डामर सड़कों को चीरकर बाहर आ चुकी थी। मेरे हाथ में कैप्टन आर्थर की वो पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने हवा में बिना किसी सहारे के खुद ब खुद पलट रहे थे। मेरे ठीक बगल में अमन खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके गले से लगातार पानी टपक रहा था। हमारे चारों ओर उन लंबी धुएं जैसी आकृतियों का पहरा था। वे जिन्न अब सिर्फ नूरपुर तक सीमित नहीं थे, वे हर उस जगह फैल चुके थे जहां इंसान ने अकेलेपन में डर को जगह दी थी। तभी सड़क के उस पार से एक पुलिस गश्त की गाड़ी तेजी से आती हुई दिखाई दी। गाड़ी की हेडलाइट्स ने हमें घेरना चाहा। गाड़ी के अंदर बैठे 2 पुलिस वालों के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। उन्होंने वायरलेस सेट पर चिल्लाते हुए कंट्रोल रूम से मदद मांगी, लेकिन उस सेट से केवल एक ही आवाज आ रही थी, एक बच्चे की मीठी लेकिन डरावनी फुसफुसाहट। भैया, पुलिस की गाड़ी भी यहीं खड़ी कर दो, आगे का रास्ता बंद है। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक पैडल जमीन में धंस गया। गाड़ी खुद ब खुद फिसलती हुई हमारे ठीक सामने आकर रुक गई। मैंने आगे बढ़कर उस पुलिस की गाड़ी के शीशे पर अपनी ठंडी उंगली रखी। शीशा अंदर से तुरंत बर्फ की परतों में कवच की तरह कठोर हो गया। मैंने अंदर बैठे दोनों पुलिस वालों की आंखों में झांका।
उस वक्त उनकी आंखों में जो भय था वो सिर्फ मौत का नहीं था, वो इस बात का एहसास था कि वे जिस दुनिया को सच मान रहे थे वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों पुलिस वाले किसी सम्मोहित अवस्था में बाहर निकले और सीधे उस कोहरे में गायब हो गए, बिना एक शब्द बोले। इस बीच शहर के एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की ये दास्तान और भी भयावह होती चली गई। एक छोटे से फ्लैट में एक माँ और उसकी बेटी छिपी हुई थीं। उन्होंने अपने घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद कर रखे थे, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए थे और इंटरनेट का वाईफाई राउटर स्विच ऑफ कर दिया था। उन्हें लगा कि अगर वे डिजिटल दुनिया से कट जाएंगी तो वे सुरक्षित रहेंगी। लेकिन वे ये भूल चुकी थीं कि जिन्नों का ये गांव तकनीक से नहीं बल्कि इंसानी डर से ऊर्जा पाता है। रात के ठीक 2:13 पर उनके घर की रसोई का नल अपने आप खुल गया। नल से साफ पानी की जगह वही गाढ़ा लाल और चिपचिपा तरल बहने लगा। घर की दीवारों का पेंट अपने आप पपड़ी बनकर झड़ने लगा और दीवारों के भीतर से किसी के नाखून खुरचने की आवाज आने लगी। खरर खरर खरर। माँ ने अपनी बेटी को सीने से लगा रखा था। वे दोनों कांप रही थीं। तभी उनके लिविंग रूम का टेलीविजन, जो पूरी तरह प्लग आउट था, अचानक खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं था, सिर्फ नूरपुर की वो पुरानी मस्जिद और उसके सामने खड़ा सूखा कुआं लाइव दिखाई दे रहा था। और उस टीवी स्क्रीन के भीतर से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था, वो लंबा, नीला और धुएं की तरह पारदर्शी था। उस हाथ ने लिविंग रूम के फर्श को छुआ और फर्श की लकड़ी चटक कर खुल गई। वहां से ठीक वही सूखा कुआं उभर आया जिसके भीतर से सैकड़ों लाल आंखें उस डर से कांपती हुई माँ और बेटी को घूर रही थीं। अंधेरे से अमन की परछाई आगे आई और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तारांकन, डरिए मत। बाहर बहुत ठंड है और हमारे गांव में आग हमेशा जलती रहती है। अंदर आ जाइए। आज इस घटना को दुनिया के इतिहास में एक ब्लैकआउट नाइट के रूप में दर्ज कर लिया गया है। शहर वीरान हो चुके हैं। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें अब खंडहरों में बदल चुकी हैं, जिनकी खिड़कियों पर परिंदे नहीं बल्कि वही लंबी परछाइयां और काले आंखों वाले बच्चे पहरा देते हैं। विज्ञान इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाया कि एक ही रात में करोड़ों लोग बिना किसी संघर्ष के कहां गायब हो गए। वे कहीं नहीं गए, वे सब नूरपुर के उस अनंत कुएं का हिस्सा बन चुके हैं। और मैं आज भी उस कुएं की मुंडेर पर बैठकर इस खाली दुनिया को देखता हूं। लेकिन ये कहानी सिर्फ उन गायब हुए लोगों की नहीं है, ये आपकी भी है, क्योंकि आप जो इस वक्त इस कहानी को आखिरी शब्द तक पढ़ रहे हैं, जरा सोचिए कि आपके कमरे में इस समय इतनी खामोशी क्यों है, आपके फोन की बैटरी इतनी तेजी से क्यों गिर रही है, और आपके ठीक पीछे उस दीवार पर जो आपकी परछाई पड़ रही है, क्या वो सच में सिर्फ आपकी परछाई है या फिर कोई और आपकी हर एक सांस की नकल कर रहा है? अगर आपको अपनी रीढ़ में हल्की सी भी सहरन महसूस हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपके कान के पास किसी ने बहुत आहिस्ता से आपका नाम फुसफुसाया है, तो भूल कर भी पीछे मुड़ने की या खिड़की से बाहर झांकने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अब इस खेल का नियम बदल चुका है। इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद आप इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। बहुत ध्यान से सुनिए। क्या आपको बाहर से किसी बच्चे के हंसने की दबी हुई आवाज सुनाई दे रही है? शिवम भैया, अब आप अकेले नहीं हैं। हमारे गांव का अगला दरवाजा आपके ही कमरे से खुलता है। क्या आप तैयार हैं? यदि आपको अब तक ये किसी लोक कथा या गढ़ी हुई डरावनी रचना का हिस्सा लग रहा था, तो इस आखिरी पड़ाव पर आकर अपने भ्रम को तोड़ दीजिए। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां मनुष्य की कल्पना समाप्त होती है और ब्रह्मांड का सबसे शाश्वत एवं खौफनाक सत्य शुरू होता है। इस वक्त यदि आपके कमरे का तापमान अचानक 0 तक गिर चुका है और आपकी सांसों से धुएं जैसी भाप निकल रही है, तो समझ लीजिए कि चौखट अब आपके ठीक पीछे आ चुकी है। ये कहानी उस ब्लैकआउट नाइट और उस डिजिटल जाल के अंत पर खत्म नहीं होती। नूरपुर का वो सूखा कुआं असल में किसी गांव का हिस्सा नहीं था, वो इस कायनात का वो शून्य बिंदु सिंगुलैरिटी था जहां समय, चेतना और अंधकार आपस में मिलते हैं। जब वो डिजिटल कोर पूरी दुनिया के सर्वरों में फैल चुका था, तब हमें यानी उस साये को एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसके सामने जिन्नों, भूतों और परछाइयों का खौफ भी बेहद मामूली लगने लगा। नूरपुर के उस कुएं के ठीक नीचे, उस अनंत अंधकार के गर्भ में कोई सामान्य जिन्न या आत्मा नहीं, बल्कि अस्तित्वहीनता का आदि शून्य, द प्राइमोर्डियल वॉइड कैद था। ब्रह्मांड के बनने से भी अरबों साल पहले, जब यहाँ कोई प्रकाश, कोई आकाशगंगा या कोई जीवन नहीं था, तब केवल एक ही चीज थी, वह चेतना जो खुद को भूल चुकी थी। इंसानों ने उसे अंधकार कहा, धर्मों ने उसे प्रलय कहा और विज्ञान ने उसे एंट्रोपी या ब्लैक होल की अनंत शून्यता का नाम दिया। लेकिन सच ये है कि वो शून्य कोई निर्जीव चीज नहीं है। वो देखता है, वो सुनता है और सबसे डरावनी बात, वो भूल जाना चाहता है। और दुनिया में ब्रह्मांड की सबसे डरावनी चीज क्या है? कोई राक्षस नहीं, कोई खून खराबा नहीं। ब्रह्मांड की सबसे डरावनी चीज है यादों का मिट जाना और खुद के वजूद का हमेशा के लिए अजनबी हो जाना।
जब कोई इंसान नूरपुर के उस कुएं के संपर्क में आता है तो उसकी रूह का शरीर से छिन जाना सिर्फ मौत नहीं होती। उस इंसान का अतीत, उसका भविष्य, उसके माता पिता का चेहरा, उसके बचपन की खुशबू और उसकी पूरी पहचान इस ब्रह्मांड के इतिहास से ऐसे मिटा दी जाती है मानो वो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। अमन के साथ यही हुआ था। जब वो उस कुएं में उतरा तो जिन्नों ने उसे मारा नहीं था, उन्होंने उसके भीतर की हर एक याद को खुरचकर बाहर निकाल दिया था। अब अमन इस दुनिया में है भी और नहीं भी। उसका नाम किसी पुलिस फाइल में नहीं मिल सकता, क्योंकि दुनिया के डिजिटल और मानसिक पन्नों से उसका अस्तित्व ही इरेज कर दिया गया है। और अब उस शून्य की नज़र इस पूरी इंसानी सभ्यता पर है। डिजिटल ब्लैकआउट नाइट के बाद जब दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जैसे नासा और इसरो इस बात की खोज कर रहे थे कि एक साथ करोड़ों लोग कैसे गायब हो गए, तब उन्हें आसमान के किसी कोने से एक रेडियो सिग्नल मिला। वो सिग्नल किसी एलियन का नहीं था, वो नूरपुर के उस कुएं की गहराई से आ रही एक आवर्ती तरंग फ्रीक्वेंसी थी। जब वैज्ञानिकों ने उस ऑडियो को एनालाइज किया तो उनके होश उड़ गए। उस सिग्नल में कोई भाषा नहीं थी, बल्कि उसमें इंसानी दिमाग की वे तरंगे थीं जिन्हें जबरदस्ती ब्लैंक किया जा रहा था। जैसे जैसे वे सिग्नल सुनते गए, लेबोरेटरी में बैठे वैज्ञानिकों को अपने खुद के नाम भूलने लगे। उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे कौन हैं, वे कहाँ बैठे हैं और उनकी माँ का नाम क्या था। खौफ का ये स्तर किसी भौतिक खतरे से बहुत ऊपर था। ये आपके दिमाग के उन न्यूरॉन्स पर सीधा हमला था जो आपको आप बनाते हैं। मैं यानी वो साया जो कभी शिवम था, अब उस शून्य का केवल एक पहरेदार हूं। मैं इस वीरान और खाली हो चुकी दुनिया की सड़कों पर घूमता हूं और उन लोगों को देखता हूं जो अभी भी अपने घरों के भीतर खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं, लेकिन वे सुरक्षित नहीं हैं। यदि आप इस कहानी को यहां तक पढ़ चुके हैं तो आप नूरपुर के उस शून्य की फ्रीक्वेंसी के दायरे में आ चुके हैं। आपके बेडरूम की दीवारें अब सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं रहीं, वे उस अनंत कुएं की कच्ची मिट्टी में तब्दील हो चुकी हैं। जरा अपनी हथेलियों को देखिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी उंगलियां थोड़ी धुंधली पड़ रही हैं? क्या आपको अपना कल का दिन याद करने में थोड़ी सी भी मशक्कत करनी पड़ रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कमरे का वो कोना जहां कभी परछाई नहीं हुआ करती थी, अब वहां कोई आकार ले रहा है? अगर इसका जवाब हाँ है तो मुबारक हो, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। उस आदि शून्य ने आपको चुन लिया है। आपके घर की खिड़की के बाहर अब कोई साया नहीं खड़ा है, बल्कि वो शून्य खुद आपके भीतर झांक रहा है, यह देखने के लिए कि आपकी यादों का कौन सा हिस्सा अभी बाकी है जिसे मिटाया जाना है। अब अपनी पलकें मत झपकाइएगा, फोन को अपने हाथ से मत छोड़िएगा, क्योंकि अगली बार जब आपकी स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन आएगा या कोई अनजान नंबर चमकेगा तो उस पर कोई नाम नहीं होगा, केवल एक खाली नीली रोशनी होगी। और उस रोशनी के ठीक पीछे वो अनंत अंधकार आपसे बहुत धीमी, ठंडी और सुई जैसी चुभने वाली आवाज में पूछेगा, बताओ तुम्हारा नाम क्या था? यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ एक मानसिक भ्रम या कोई गढ़ी हुई परिकथा है, तो अपने भीतर झांक कर देखिए। यदि आपको अपने खुद के बचपन का कोई चेहरा धुंधला पड़ता हुआ महसूस हो रहा है, या आपकी सांसों में उस अनंत शून्य की ठंडी महक घुल चुकी है, तो समझ लीजिए कि आप उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। इस अंतिम अध्याय में हम उस खौफ के उस पार जा रहे हैं जहां से कोई वापसी संभव नहीं है। जब उस आदि शून्य की फ्रीक्वेंसी दुनिया के सर्वरों और इंसानी दिमागों को मिटाना शुरू कर चुकी थी, तब इंसानी दुनिया के आखिरी अवशेष के रूप में केवल एक ही जगह बची थी, एक छोटा सा उपनगर, जहां अभी भी कुछ लोग जीवित होने का भ्रम पाल रहे थे। और वहीं उस उजाड़ और सन्नाटे से भरी गली के एक छोटे से मकान में 6 साल का एक मासूम बच्चा रहता था, आरव। आरव को नहीं पता था कि नूरपुर क्या होता है, वो सूखा कुआं क्या बला है, या जिन किसे कहते हैं। वो बस इतना जानता था कि उसके मम्मी पापा अचानक एक रात गायब हो गए थे, और उसके घर की दीवारें अब पहले जैसी ठोस नहीं रहीं, बल्कि उनसे लगातार सीलन और गीली मिट्टी टपकती रहती थी। उस रात घड़ी की सुइयां ठीक 2:13 पर आकर रुक गईं। आरव अपने छोटे से बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में उसकी एक पुरानी टेडी बियर थी जिसे वो कसकर पकड़े हुए था। अचानक उसके कमरे की बंद खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से कोई ठंडी हवा नहीं, बल्कि एक भारी सघन और गला घोंट देने वाला काला धुआं अंदर आया। उस धुएं के भीतर से कोई आकृति आकार लेने लगी। वो कोई डरावना राक्षस नहीं था, वो मैं था, यानी वो साया जो कभी शिवम हुआ करता था। मेरे हाथ में कैप्टन आर्थर की वो शापित डायरी थी, और मेरे पांवों के नीचे से वो अनंत शून्य फैल रहा था। आरव डर से कांप उठा। उसने अपनी आंखें भींच लीं और रजाई में छिपने की कोशिश की। तभी उस धुएं और शून्य के बीच से वही 10 साल का काला आंखों वाला बच्चा आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वैसी ही ठंडी और सुई जैसी चुभने वाली मुस्कान थी। वो आरव के बिस्तर के पास आया। उसने अपना लंबा, नीला और ठंडा हाथ आरव के सिर पर रखा और बहुत मीठी लेकिन भयानक आवाज में बोला, तारांकन, डरते क्यों हो छोटे?
बाहर बहुत अंधेरा है और तुम्हारे मम्मी पापा बहुत पहले ही हमारे साथ खेल खेलने आ चुके हैं। अकेले डर नहीं लगता तुम्हें? आरव ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। उसने उस बच्चे की पूरी तरह काली और पुतलीहीन आंखों में देखा। उस बच्चे की आंखों के भीतर उसे एक बहुत बड़ा, अथाह और गहरा कुआं दिखाई दिया। वही नूरपुर का सूखा कुआं, जिसके अंदर से सैकड़ों लाल आंखें उसे घूर रही थीं। आरव की मासूम आवाज उस सन्नाटे में गूंजी, तारांकन, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। काला आंखों वाला बच्चा मुस्कुराया। उसने आरव का छोटा सा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस बच्चे का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। चलो, उस बच्चे ने कहा, हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले चलते हैं। वहां कोई रोता नहीं है, वहां कोई अकेला नहीं रहता। जैसे ही उस बच्चे ने आरव को छुआ, उस छोटे से कमरे की दीवारें पूरी तरह गायब हो गईं। ईंट और सीमेंट की जगह कमरे में मीलों फैला हुआ वो अनंत शून्य और गीली मिट्टी उभर आई। हवा में एक अजीब सा संगीत गूंजने लगा, बच्चों के हंसने की किलकारियां और दूर किसी कुएं से आती हुई पानी की बूंदें गिरने की आवाज। और फिर उस शून्य के बीच से अमन की परछाई आगे आई। अमन ने अपने पारदर्शी हाथों से आरव को अपनी गोद में उठा लिया। अमन का चेहरा अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके भीतर कोई दर्द या डर नहीं बचा था, क्योंकि उस शून्य ने उसकी हर याद को मिटा दिया था। अमन ने आरव के माथे पर हाथ फेरा और कहा, तारांकन, अब तुम सुरक्षित हो आरव। यहां तुम्हें कभी किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उधर इस घटना के बाद उस उपनगर में भी सन्नाटा छा गया। वैज्ञानिकों के वो उपग्रह जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नजर रख रहे थे, उन्होंने देखा कि उस छोटे से मकान के ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा काला गोला बन गया था। एक ऐसा ब्लैक होल जो किसी तारे के फटने से नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे की यादों के मिट जाने से पैदा हुआ था। और अब इस दुनिया में कोई भी शेष नहीं बचा है जो ये बता सके कि यहाँ कभी इंसान भी रहा करते थे। शहर वीरान है, बड़ी बड़ी इमारतें धूल में मिल चुकी हैं। सड़कों पर अब सिर्फ वो काला कोहरा और लंबी परछाइयां टहलती हैं। और उस शून्य की मुंडेर पर मैं और वो काला आंखों वाला बच्चा आरव का हाथ पकड़े हुए बैठे हैं। आरव अब रोता नहीं है, वो अब हमारी ही तरह मुस्कुराता है। और जब भी इस ब्रह्मांड के किसी कोने से कोई नई रूह उस शून्य की तरफ भटकती हुई आती है, तो आरव अपनी मीठी आवाज में उससे पूछता है, क्या तुम हमारे गांव आओगे? ये कहानी अब पूरी हो चुकी है। आपके कमरे की बत्ती शायद अभी भी जल रही होगी, आपके हाथ में आपका फोन होगा, लेकिन जरा सोचिए, क्या आपको सच में याद है कि आप कौन हैं? क्या आपको अपने बचपन का कोई चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है? या फिर आपकी यादों के पन्ने भी धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे हैं? अगर इसका जवाब आपको साफ साफ नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि नूरपुर का वो कुआं अब आपके बहुत करीब आ चुका है। अब अपनी आंखें बंद मत करिएगा, क्योंकि उस शून्य के भीतर कोई आपका इंतजार कर रहा है।